नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पेनिनसुलर प्लेटू। इस टॉपिक को समझने से पहले पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि द पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, प्लेटू का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है, कोई ना कहीं कहीं ना कहीं मैम या स्कूल कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, इमेजेस के द्वारा समझाया गया है तो समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले प्लेटो समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये इमेज दिख रही होगी, ये इमेज प्लेटो की शो कर रही है। किसकी दिख शो कर रही है? प्लेटो की। अगर प्लेटो को मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है, जैसे ये जमीन है, जमीन के ऊपर ऊंचा उठा भाग, क्या जमीन के ऊपर ऊंचा उठा भाग को ही हम क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। इतनी चीज आ गई समझ। जैसे इमेज से समझाओ तो ये जमीन है, जमीन के ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। अब बात आती है पेनिनसुलर की। पेनिनसुलर की वैसे डेफिनेशन तो ये दी गई है, लेकिन मैं इसको आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। समझने के लिए तो जरूरी है, ठीक है। समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पेनिनसुलर क्या होता है। उस हिस्से को कहा जाता है ऐसा हिस्सा जो लगभग या ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा रहता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जमीन से भी जुड़ा रहता है। क्या? ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा रहता है, पर कुछ हिस्सा किससे जुड़ा रहता है? जमीन से। देखो क्या कहता है, लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय द वाटर ऑन द मोस्ट ऑफ इट्स बॉर्डर, कि ज्यादातर हिस्सा किसे? पानी से घिरा रहता है, लेकिन वो मेन लैंड से भी कनेक्ट रहता है। इसके लिए और समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये इमेज दिख रही होगी, तो इमेज में क्या दिया गया है कि ये इमेज वो है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। एक मिनट, एक मिनट। वो इमेज दिख जा, जैसे मान, हाँ, ठीक है। अ, एक मिनट, यही दिख रही है मेरे को, हाँ ये रही, ठीक है। तो ये रही इमेज। पेनिनसुलर प्लेटू कहाँ पाया जाता है? ये फोर्थ वाला रीजन, ठीक है। ये रहा फोर्थ वाला रीजन, ठीक है। तो जहां पे भी मैं आप लोगों को ये ड्रॉ कर रहा हूं, यहीं पर ही पेनिनसुलर प्लेटू पाया जाता है। अब पेनिनसुलर का हम क्या कहते हैं? मतलब समझ रहे थे, मीनिंग समझ रहे थे। तो मीनिंग क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि उसका ज्यादातर हिस्सा पानी से कनेक्ट रहता है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका जमीन से भी कनेक्ट रहता है, मेन लैंड से भी कनेक्ट रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या अपना अरेबियन सी है, यहाँ नीचे इंडियन ओशन आ जाता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल हिस्सा। तो ये हिस्सा तो पानी का हो गया, क्लियर। ये ऊपर का हिस्सा अगर हम बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे जमीन है, मेन लैंड है कि नहीं, जमीन है कि नहीं। तो ये हिस्सा जमीन हो गया, ये हिस्सा पानी हो गया। तो कैसा फॉर्म हो गया? पेनिनसुलर फॉर्म हो गया। क्योंकि यहाँ प्लेटू पाए जाते हैं तो इसी वजह से नाम पड़ गया पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये इसका कुछ मतलब था, ठीक है। अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कहाँ गया? फटाफट लाता हूं मैं, हाँ ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की। तो पेनिनसुलर जो प्लेटू है, इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स और हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टेबल लैंड है। कैसा लैंड है? एक टेबल लैंडिंग चेंज कर देता हूं मैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ये एक टेबल लैंड है। क्यों? टेबल भी तो क्या होता है? जमीन से ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। ऐसे ये भी तो जमीन के ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग है। तो सेम इसे इस टेबल लैंड कहा जाता है। अगर हम बात करें कंपोज की, तो ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटापोरिक रॉक से ये मिलकर बना है। ये मेटापोरिक रॉक्स क्या होता है, इग्नियस क्या होता है, ओल्ड क्रिस्टलाइन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को नहीं समझना, ठीक है। पता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसे बस अभी एज इट इज याद कर लो। मैं ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो ये बना कैसे हमारा प्लेटू? तो ये ब्रेकिंग ड्रिफ्टिंग, क्या? ब्रेकिंग ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, यानी हमारा इंडिया, आप लोगों को पता होगा कि जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थी। जब उससे सेपरेट हुई तो धीरे धीरे जाकर वो किससे टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से। तभी तो हमारा माउंटेन्स बने। तो यही कहा जाता है कि जब उससे गोंडवाना लैंड से टूटी, फिर टूटी और धीरे धीरे जब मूव करने लगी, तभी इसी दौरान क्या हुआ? धीरे धीरे करके मिलियंस ऑफ कोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, तभी जाके क्या बन गया? हमारा प्लेटू बना। टूटा, धीरे धीरे होता गया, धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे प्लेटू को फॉर्म होने में, ठीक है। अगर हम बात करें तो दिस प्लेटू कंसिस्ट ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, राउंडेड हिल्स। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे राउंडेड हिल्स देखने को मिलते हैं, ब्रॉड,
काफी चौड़े चौड़े यहाँ पे प्लेटू देखने को मिलते हैं, शैलो वैलीज हमें देखने को मिलती हैं, और राउंडेड वैलीज। तो देख लो ये राउंडेड वैलीज कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है, राउंडेड वैलीज लग नहीं रही गोल मटोल सी, क्यूट सी बहुत, ठीक है। तो ये देखो राउंडेड वैलीज हैं, तो ये ऐसी दिखने में कुछ होती है राउंडेड वैलीज। तो उम्मीद हो कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू को, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो नोट्स बनाते रहना, ये मैं अगेन आप लोगों को बता दूं, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना आप लोगों के लिए, ठीक है, खासकर ये वाले पॉइंट के, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक पहला हो गया, ठीक है, जो बहुत पूछा जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा आता है डेक्कन प्लेटू। क्या पहला क्या आता है? सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा क्या आता है? डेक्कन प्लेटू। अब इसको पहले हम इमेज में समझते हैं कि इमेज में है कहां। तो ये जो रहा, ये वाला व्हाइट वाला पार्ट, ये रहा अपना सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, यहाँ पे। और डेक्कन प्लेटू कहाँ है? ये वाला। इसके लिए इंक में चेंज कर देता हूँ, रेड बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा अपना ये, ठीक है, ये रहा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेटू है, ये रहा डेक्कन प्लेटू, और ये रहा अपना सेंट्रल हाईलैंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज होगी। हाँ, सेंट्रल अपना हाईलैंड है कहाँ? डेक्कन प्लेटू। अब मूव करते हैं अगले टॉप, मतलब पहले हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं उनके क्या फीचर्स है, उनके बारे में जो जो चीजें समझने आप लोगों को जरूरी है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या बताता है? नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। कहा कि नॉर्थ के हिस्से में, कहा नर्मदा रिवर। तो पहले देखो नर्मदा रिवर है कहाँ? ये रही अपनी नर्मदा रिवर यहाँ पर, ठीक है। उसके नॉर्थ का हिस्सा, नॉर्थ कहाँ पाया जाता है? ऊपर। तो यानी इस हिस्से में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेंट्रल हाईलैंड्स। जैसे कि इमेज में भी देखो, कहा इस हिस्से में, यही ना, नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, नॉर्थ ऊपर पड़ता है, तो वही बता रहा है कि ऊपर के हिस्सों में हमें क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल हाईलैंड्स। मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, यानी मालवा प्लेटू कहाँ है? ये रहा, ठीक है, ये रहा मालवा प्लेटू, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा मालवा प्लेटू, ठीक है। यहाँ पर भी हमें देखने को, मतलब ये यहाँ पे भी कवर्ड है, ऐसा कुल मिला के बताने की कोशिश कर रहा है, या इस इलाके कोई मालवा प्लेटू का इलाका कवर किया है, नॉर्थ का इलाका कवर किया, जो अभी मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल हाईलैंड मिलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है? कि द विद्यान रेंज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पहले ये वाला इतना समझते हैं। क्या कह रहा है? विद्या रेंज। विद्या रेंज देखो कहाँ है? ये बहुत किची पिची माफ कर ताकि आप लोगों को समझो, ठीक है। तो विद्या रेंज आप लोगों को ये देखने को मिल रही, ये रही, ठीक है, ये रही अपनी विद्या रेंज। किसकी बात कर रहा है? कि जो विद्या रेंज है वो बाउंडेड है, यानी बाउंडेड का मतलब घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? सतपुरा रेंज से। तो सतपुरा रेंज का है नीचे, ये रही, ये आपको दिखे ना, ये रही कवर। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ये सतपुरा रेंज हो गई। विद्या रेंज ये होगी बीच में, इसे थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। जैसे यहाँ बताओ, अगर ये होगी हमारी सतपुरा रेंज, ये होगी अपनी विद्या रेंज, और आगे अरावली बता रहा है, ठीक है, कहाँ बता रहा है? अरावली। तो अरावली को बात करोगे, देखो कहाँ है अरावली? ये रही ना, तो अरावली मान लेते हैं, ये रही, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कवर्ड है हमारी, अरावली ये रही, सतपुरा ये रही, विद्या रेंज ये रही, तो ये कवर्ड है। आगे क्या बताता है? द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान में। ये आप आगे की तरफ और मूव करो, यानी अगर आप वेस्ट की तरफ और जाओ, जैसे कह रहे हैं ना वेस्टवर्ड, अगर आप वेस्ट की तरफ आप और जाओगे तो धीरे धीरे जो प्लेटू है, यानी जो सेंट्रल हाईलैंड आपको जो देखने को मिल रहा है, ये राजस्थान के डेजर्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा, धीरे धीरे आप मूव करोगे इस तरफ, तो क्या है, जो राजस्थान का यहाँ पे डेजर्ट है इसमें ऐड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अगर और पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स की बात करें, तो कौन कौन सी जो रिवर्स है यहाँ पर बहती हैं? तो सबसे पहले जो रिवर बहती है, मतलब मेन जो रिवर्स है वो है चंबल, सिंध, बेतवा,
केन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो यहाँ पे फ्लो होती है, इसको याद कर लेना। अगर इनकी बात करें तो ये कैसे बहती हैं, इनका फ्लो जो होता है वो साउथ वेस्ट फ्लो होता है। कैसा होता है? साउथ वेस्ट फ्लो हमें देखने को मिलता है इसका, यानी साउथ वेस्ट से कहा जाती है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। अगेन साउथ वेस्ट से होते हुए कहा जाती है, ये बढ़ते बढ़ते कहा जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती रहती हैं। ये इंडिकेट्स करता है, स्लोप को शो करता है कि जाहिर सी बात है जब साउथ से नॉर्थ की तरफ पानी जा रहा है, रिवर जा रहा है, तो इसका मतलब जो साउथ का इलाका होगा वो ऊंचा होगा, तभी तो ऊंचा हिस्सा है, और तभी तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ढलान है, तभी तो पानी इस तरफ जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट के साइड हम कह सकते हैं ढलान कम है, साउथ वेस्ट की तरफ ढलान ऊंचा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई इलाका है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बताता है? द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट द नैरोअर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो वेस्ट में तो बहुत चौड़ा है, लेकिन ईस्ट की तरफ हमें पतला देखने को, जैसे वेस्ट मान लेते हैं बहुत चौड़ा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है, लेकिन जैसे ही वो ईस्ट की तरफ मूव करता है तो बहुत ही उसका रेंज कम हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, कुछ इस तरीके से वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा है। आगे बताता है कि अगर और ईस्टवर्ड की तरफ जाओगे, अगर ईस्ट की तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड देखने को मिलेगा, जो वहां का लोकली नेम है। ठीक है, क्या कह रहा है? ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू लोकली नोन एज द बुंदेलखंड और द बघेलखंड। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की बात करें तो ये यहाँ पाए जाते हैं, ये इसी इलाके में मालवा प्लेटू के पास, यहाँ पर इसी रीजन के अंदर आपको आसी पास दोनों मिल जाएगा, अगल बगल है बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये उसको लोकली लोग उसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से बुलाते हैं। आगे बात करें कि जो छोटा नागपुर है प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, अगर हम और ईस्ट की तरफ जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिलेगा, जो कि ड्रेन्ड होती है किससे? दामोदर रिवर से। तो अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर प्लेटू हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर इसको दूसरे इमेज में आपको दिखाऊं मैं, ये रहा, तो छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे व्हाइट कलर है ना, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू देखने को हम मिल रहा है, जो कि दामोदर रिवर के द्वारा ड्रेन्ड होती है। अब ये तो हो गई अपना इन सब की बात। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेटू के ऊपर, इसके पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ लिख लिए हो गए, इंपॉर्टेंट है। तो डेक्कन प्लेटू देखें तो डेक्कन प्लेटू ये रहा, ठीक है। डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र के इलाका, इवन ऐसा नहीं गुजरात में भी पाया जाता है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर हिस्सा डेक्कन प्लेटू में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, और ब्लैक सॉइल होते हैं बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, खेती अच्छी होती है उसमें, ठीक है। ये हो गया। अब डेक्कन प्लेटू के बारे में कुछ पॉइंट समझते हैं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला होता है कि ये एक ट्राइंगुलर लैंड मास है। ट्राइंगुलर कैसे? कि आप ये देखोगे यहाँ से शुरू हो रहा है ये, और ये एक ट्राइंगल की तरह आप लोगों को दिख रहा होगा ना, एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा होगा। कई लोगों को एक ट्राइंगल नहीं टैकोस दिख रहा होगा ना, टैकोस क्या कहते हैं उसे? टैकोस ही तो कहते हैं शायद से, पता ही नहीं। ठीक है, ये ट्राइंगल की तरह हमें देखने को मिल रहा है। लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, ये साउथ नर्मदा रिवर के साउथ। तो नर्मदा रिवर कहाँ थी? इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो नर्मदा रिवर ये दी थी अपनी, इसके साउथ की तरफ, साउथ नीचे, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है डेक्कन प्लेटू, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? साथ ही साथ क्या कहता है, अगर हम नॉर्थ एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ हमें सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगा। ईस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज देखने को मिलेगा। तो पहले हम नॉर्थ समझते हैं, नॉर्थ में क्या हमें देखने को मिलेगा? सतपुड़ा रेंज। तो इसमें तो बड़ा किचपिच हो रखा है, मैं यहाँ समझा देता हूँ इस वाले में, ठीक है। तो नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलेगा? सतपुड़ा रेंज ये रही, ठीक है, सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगा। और क्या कह रहा था, अगर हम किसकी तरफ जाएं? ईस्ट की तरफ जाएं ना, तो हमें महादेव, कैमूर, माइकाल देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ है? ये तीनों ही चीज ये यहाँ देखने को मिलेगी, ये इस तरफ, ये इधर, ये ये इधर ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्या बताता है? द डेक्कन प्लेटू इज हाइयर इन द ईस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, कि जो डेक्कन प्लेटू है वो हाइयर इन द वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ ज्यादा उठा हुआ है, और ईस्ट की तरफ स्लोप उसका डाउन हो जाता है, मतलब कम स्लोप होता है, थोड़ा ढाल है ऐसा, ठीक है, ढलान है वहां पर। ये पेनिसुलर है, जैसे कि कैमूर हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखो महिकाल में बता रहा था ना, महिकाल महादेव, ठीक है, यही मैंने मार्क किया था, तो यही आसपास में ही आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या बताता है, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय कार्बी एंगलोंग नॉर्थ छाछर हिल्स। तो ये कुछ बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू नॉर्थ छछर हिल्स देखने को मिलेगा। मतलब यही प्लेटू, इसमें नहीं समझाता, इसमें समझाता। मतलब ये छोटा नागपुर प्लेटू इधर है, तो ईस्ट की तरफ आप बढ़ोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये तीनों ही जो मैंने अभी आपको बताया, मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू नॉर्थ छछर हिल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा नागपुर से क्या हुए, सेपरेट हो गई है। सेपरेट का मतलब कि जैसे छोटा नागपुर यहाँ पर है तो इससे ये टूट गई है और फिर टूट कर ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है, मतलब इस तरफ जा चुकी है। टूटी कैसे, फॉल्ट हो गई, दरार पड़ गया, भूकंप भूकंप से कुछ भी रीजन रहा हो, मतलब शिफ्ट हो गई है वो। ठीक है, अगला आता है 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट में पाए जाते हैं। ये आप लोग याद करना, गौरव खासी जानता हिल। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे 3 मेन हिल्स पाई जाती हैं, द गारो, द खासी, द जंतिया। ये हिल्स कहाँ है आपको मैं समझा, देखो ये हिल्स वैसे यहाँ मिलेगी, ये जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ, ये हिल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप मैप में अगर देखोगे, ये देखो मैप में, देखो मैप में ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हिल्स है। ठीक है, ये भी देख लिए कहाँ पाए जाते हैं, 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं। ठीक है, नोट उम्मीद करता हूँ, हाँ अच्छा ये नेक्स्ट वीडियो में मतलब स्लाइड में था ये, देखो ये, ठीक है ये रहा। अब बात करते हैं जो डेक्कन प्लेटूज की एजेस की बात करते हैं। अभी तो हमने ओवरऑल डेक्कन प्लेटू समझा, अब हम बात करने वाले हैं डेक्कन प्लेटू के एजेस के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। डिफरेंस या तो ये पूछेगा तो वो पूछेगा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू, या फिर ये पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो पहले हम ये समझते हैं कि वेस्टर्न घाट कहाँ है और ईस्टर्न घाट कहाँ है। तो वेस्टर्न क्योंकि वेस्ट में है तो ये रहा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो कि ईस्ट में है वो ये रहा, तो ये रहा अपना वेस्टर्न घाट, ये रहा ईस्टर्न घाट, ये रहा डेक्कन प्लेटू, ये रहा सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतनी चीज, मतलब इमेज में तो फिट बैठ गया होगा। ये चीज फिट हो रही है आपके दिमाग में, समझ में आ रहा हो तो लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है और शेयर भी बनता है। अपने दोस्तों को दिखाओ, बोलो कि भाई ये टॉपिक अगर स्कूल में समझ नहीं आया तो ये वीडियो भेज के उनको भेज दो कि ले भाई ये वाला टॉपिक यहाँ से कवर कर लो, मेरे को तो समझ में आ गया, तुम भी समझ लो। ठीक है, तो ये पॉइंट है वेस्टर्न और ईस्टर्न का। ठीक, इनको एज इट इज याद कर लेना। क्या कह रहा हूँ, एज इट इज इसको याद कर लेना, लिख लेना, लॉन्ग में आएगा तो आप पूरा लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कटेगा नहीं इसमें कोई भी नंबर। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के ये पॉइंट्स कवर्ड हैं, इससे नंबर मतलब ये पूरा लिख दोगे ना, नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है कि आपके नंबर कट जाए। ठीक है, लेकिन याद इनको कर लेना, मैं समझा देता हूँ, याद आराम आराम से हो जाएगा। ये डेक्कन प्लेटू का एज है, हमें पता भी, ये ईस्टर्न एज है, ये वेस्टर्न एज है, ये भी हमने समझा। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है। यहाँ से मेन चीज शुरू होती है, ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं और इनको पासिस के द्वारा ही पार किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये लगातार ये रेंज चलती होती है, इनमें कोई गैप नहीं होता। तो गैप यहाँ पे केवल अगर इन्हें हमें पार करना है तो यहाँ पे जो पासिस हमें मिलेंगे उन्हीं के द्वारा हम इन्हें पार कर सकते हैं। इसी का अपोजिट ये होता है जो ईस्टर्न घाट वाला होता है, ये डिसकॉन्टिन्यूस मतलब चल रहा है, रुक गया, फिर यहाँ पे गैप हो गया, फिर गैप हो गया। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पे हमें गैप देखने को मिलता है। ठीक है, ये है। और ये गैप क्यों है, रिवर्स के द्वारा। ऐसी रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, आप ये देखोगे कि जो रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, उनका पानी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है, वो उन्हीं रिवर्स ने क्या कर रखा है, इन ईस्टर्न घाट के को काट रखा है। ठीक है, ये पॉइंट बता रहा है। अगर इनकी हाइट की बात करें, वेस्टर्न घाट में हमें 900 टू 1600 मीटर्स तक की हमें हाइट देखने को मिलती है। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो लगभग एवरेज 600 मीटर्स तक की हमें हाइट देखने को यहाँ पर मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी जो लार्ज रिवर्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई रिवर ओरिजिनेट नहीं होती, बात ध्यान रखना, कोई रिवर, कोई बड़ी रिवर ओरिजिनेट नहीं, गुजरती तो है पर कोई रिवर ओरिजिनेट यहाँ से नहीं होती। दूसरा क्या पॉइंट बता रहा है कि इट एक्सपीरियंस ऑरोग्राफिक रेन। अब ये ऑरोग्राफिक रेन क्या, भी बाद में समझाऊंगा, अभी इतना समझ लो कि ये ऑरोग्राफिक रेन को एक्सपीरियंस करता है। क्यों,
ड्यू टू द समर मानसून द क्लाइमेट इज हॉट एंड द मॉइस्ट, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड मॉइस्ट होता है। ये ऑरोग्राफिक रेन क्या होता है इसको मैं अभी समझाता हूँ। ये अगर हम बात करें इस इलाके की तो मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो यहाँ पे रेन होता है अच्छा खासा। लेकिन अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की तो इट रिसीव्स रेन बोथ इन समर एंड विंटर, ये समर में भी आता है विंटर में भी रेन रिसीव करता है, स्पेशली विंटर थ्रू विंटर मानसून। हाउएवर द रेन इज लेसर देन द वेस्टर्न स्टेट। अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें यानी इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ बारिश कम होती है, यानी ईस्टर्न घाट में बारिश ज्यादा कम होती है, वेस्टर्न घाट में बारिश कम होती है, यहाँ ज्यादा यहाँ कम, सिंपल। अब यहाँ बारिश ज्यादा हो रहा है तो ऑफकोर्स खेती भी अच्छी होगी, तो यहाँ पे राइस, स्पाइसेस, रबर, फ्रूट, कोकोनट और भी तरह तरह के फसल ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पे ये फसल ग्रो, नट, टोबैको, कोकोनट ये सब ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। अब ये ऑरोग्राफिक रेन क्या होता है इसके लिए आपको ये इमेज समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑरोग्राफिक अगर रेन की हम बात करें कि ऑरोग्राफिक जो रेन होता है वो होता क्या है, उसे हम कहते क्या है, तो इसके लिए इमेज देखो। आप ये देखोगे कि जो ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, जैसे सिंपल आपने साइकिल तो पढ़ा ही होगा ना कि कैसे बारिश होती है, वाटर वेपर बादल में कलेक्ट होते हैं, फिर बारिश होती है, फिर धूप लगती है, अगेन फिर वाटर वेपर बादल में कलेक्ट होते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसी चीज को हमें समझना है। क्या बता रहा है, इसको मैं इंक येलो कर देता हूँ ना, ज्यादा विजिबल रहेगा। वाटर वेपर है, उड़ा गया 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 जाके पानी में, मतलब बादलों में जाके कलेक्ट हो गया। अब जब बादलों में जाके कलेक्ट हो जाता है, इसकी एक और नहीं एक इमेज है, ठीक है। जब बादलों में जाके कलेक्ट हो जाता है तो जब ये इस साइड से ना पार करता है तो क्योंकि ये माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, माउंटेन का आपने पढ़ा भी होगा, जैसे जैसे आप ये नोटिस करना कि जब आप ऊंचाई जितने ऊंचे पे जाते हो आप, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो इन बादलों में वाटर वेपर है, क्योंकि ये पानी यहाँ से पानी से कलेक्ट किए, या फिर जमीन के ऊपर जो भी पानी था, जमीन के ऊपर भी हल्का वेपर वेपर सब उड़ उड़ के इसमें जाके चला गया, ठीक है। अब कपड़े आप सुखाते हो क्या जमीन के ऊपर, वो भी तो उड़ के कहाँ जाते हैं, बादल ही तो उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये जाके ऑब्जर्व हो गए, इनको यहाँ पे कलेक्ट हो गए। अब जैसे ये यहाँ पे पहुंचते हैं, इस इलाके में पहुंचते हैं, क्या होता है, कंडेंसिंग शुरू हो जाती है। कंडेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे क्या होता है, बादल अपने वाटर को और देर तक कैरी नहीं कर सकते। अब वो, क्योंकि अब उनका लोड वो ज्यादा कैरी कर नहीं सकते, तो बादल यहाँ पे हल्के हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर जो बादल होते हैं वो अपना पानी छोड़ देते हैं, यानी बारिश होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब बारिश होती है तो बादल क्या हो जाते हैं, लाइट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं, देन वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे ये बादल आगे मूव हो गए। ऐसी बात नहीं कि पूरा निचोड़ जाते हैं सारे, थोड़ा बहुत जो पानी है वो यहाँ तक पहुंच, थोड़ा बहुत तो बादलों में कैदी रहता ही है, तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब जो इनके पास, क्योंकि ज्यादा पानी तो यहीं गिर गया, इनके पास जो बादल आगे गए उनके वहां उन बादलों में पानी बहुत कम है, वाटर वेपर कम है, तो ही यही इसी वजह से कि इन इलाकों में जब बादलों में ही पानी कम है तो बारिश क्या होगी, बहुत कम होगी, लेस रेनफॉल होगी। और लेस रेनफॉल का मतलब कि हाँ वेजिटेशन अच्छा नहीं होगा, अच्छी सॉइल नहीं होगी, खेती अच्छे से नहीं कर पाओगे। उसी कंपैरिजन में अगर हम वेस्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ बारिश हुई है तो खेती आपको अच्छी देखने को मिलेगी, फार्मिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसकी बात करें इस जगह की, ईस्ट की, तो यहाँ पे दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। ये आगे आपको समझ में चीजें, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो कितनी है, वैसे तो मैंने लिख दिया है, वैसे लिखना नहीं चाहिए था, पूछना चाहिए था आप लोगों से। जो हाईएस्ट पीक है वो होता है अनाईमुदई और दोड़ा बेटा। इसकी हाइट है 2695 मीटर, 2637 मीटर। ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न में अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो महेंद्रगिरी है, जो लगभग है 1501 मीटर, ठीक है, 1501 मीटर। और अगर हम स्ट्रेच की बात करें तो महानदी वैली और निग्रिस, जो कि साउथ में, यहाँ तक ईस्टर्न जो घाट है वो स्ट्रेच है, ठीक है। तो ये पीक्स हो गए, पीक्स याद कर लेना इसमें, ठीक है, इसके भी पीक याद कर लेना और वेस्टर्न इसका भी याद कर लेना, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का पीक याद कर लेना। इसी के साथ ये टॉपिक होता है आपका कंप्लीट।